अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को स्टडी करनी है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन a current carrying conductor, a current carrying conductor. Magnetic force acting on a current carrying conductor. हेडिंग से ही स्पष्ट है कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस पर लगने वाले फोर्स को जो है हम काउंट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा, यार ये फैमिली बड़ी रिच है, ये फैमिली बड़ी रिच है। क्या तात्पर्य होता है, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, इसका सिर्फ इतना होता है कि उस फैमिली में, उस घर में रहने वाले लोगों के पास पैसा बहुत है, उस घर में रहने वाले लोगों के पास पैसा बहुत है। अब स्पष्ट है कि उस घर में रहने वाले के पास, सबके पास पैसा है ये गारंटी नहीं है। यहाँ बात की जा रही है फैमिली एज ए होल, फैमिली एज अ होल। उसमें कोई क्या है, अर्निंग में कंट्रीब्यूशन देगा, कोई अर्निंग में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। उसी तरीके से कंडक्टर होता है। मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है और कंडक्टर में जो है करंट फ्लो कर रही है। अब करंट किस कारण से फ्लो करती है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप होती है तो जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जो चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जो चलने के लिए फ्री होते हैं, मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर फोर्स लगता है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड ड्रिफ्ट करते हैं। अब ड्रिफ्ट करने का मतलब ये वो अपनी थर्मल एनर्जी छोड़ देते हैं या थर्मल मोशन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा था, ऐसे मान लीजिए ये मूवमेंट था उसका, अब क्या करेगा, अब ये मूवमेंट करेगा तो यहाँ तक जाते जाते ये यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ आते आते वो यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए डॉटेड लाइन में इसकी ड्रिफ्टिंग दिखाई जा रही है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पहुँच जाएगा और जिस समय इसको इधर होना चाहिए तो ये कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाएगा और जिस समय ये पलट के आएगा वो यहाँ ना आके यहाँ रह जाएगा और फिर ये क्या करेगा, इधर जाएगा। और यानी एक डेफिनेट जो है, अगर ध्यान दें, अगर डेफिनेट मूवमेंट देखें, सपोज कीजिए यहीं तक हम देखते हैं तो इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। अब देखिए जिस समय थर्मल स्पीड की वजह से यहाँ होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा दिया गया तो इस पोजीशन में पहुँचा, फिर जब थर्मल कोलिजन के कारण जब इसके डायरेक्शन में चेंज हुई, जिस समय यहाँ होना चाहिए था, हल्का हल्का, देखिए हर इंस्टेंट पर हल्का हल्का ये ड्रिफ्ट करता चला जाता है। यानी जिस समय इस पार्टिकल को वापस, यानी इस पोजीशन पे होना चाहिए था, किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, देखिए सपोज कीजिए इस पोजीशन पे होना चाहिए था, वो कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। यानी वास्तव में ड्रिफ्ट कहाँ हुआ, इतना ड्रिफ्ट हुआ, ये देखो ये ड्रिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा नहीं हुआ कि इसने अपना थर्मल मोशन बंद कर दिया। थर्मल मोशन भी होता रहेगा, रैंडम मोशन भी होता रहेगा, लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ वो हल्का हल्का ड्रिफ्ट भी करता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐलान। तो जिस समय अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये यहाँ, जब यहाँ होता तो ये यहाँ हो जाएगा, जिस समय यहाँ होता यहाँ हो जाता, जिस समय यहाँ होना चाहिए था यहाँ था, जिस समय इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी
तब ये यहाँ हुआ, जिस समय यहाँ होनी चाहिए ऐसे ऐसे ये ड्रिफ्ट करता चला गया, और फाइनली जिस समय इसको अगर केवल थर्मल मोशन होता तो यहाँ होता है, एक नेट ड्रिफ्ट एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पहले इसके मोशन का नेट फ्लो कुछ भी नहीं था, जितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। नेट फ्लो जीरो था, जिसकी वजह से करंट उसमें कुछ भी नहीं फ्लो कर रही थी। लेकिन जब हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस के आते ही इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होती है वो लाइट की स्पीड से सेटअप होती है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो और बल्ब के जलने में कोई डिफरेंस नहीं आता, आपको नहीं लगता कि आप जैसे ऑन करते हो वैसे जल जाता, जैसे ऑफ करते हो वैसे बुझ जाता। ऐसा नहीं होता कि जो स्विच वाला इलेक्ट्रॉन हो वो पहुंच गया बल्ब में और जाके धमाल मचाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जहां होता है वहीं से चलना शुरू कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहां से वो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से एक नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और अकॉर्डिंगली करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करती है। अब हम ये भी कल के एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि जब हमारा चार्ज रेस्ट में था, तो उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा था। अब रेस्ट में वो दो तरीके से हो सकता है, एक्चुअली रेस्ट में हो और विद रिस्पेक्ट टू वायर मूव ना कर रहा हो, राइट? विद रिस्पेक्ट टू वायर मूव ना कर रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो रहा हो कि वो मूवमेंट कर रहा हो और ऑब्जर्वर भी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो, तो विद रिस्पेक्ट टू वायर वो स्टेशनरी नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो स्टेशनरी है। तो विद रिस्पेक्ट जो ऑब्जर्वर देखेगा तो उस पर उसे मैग्नेटिक फोर्स का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसे कर्व पाथ पर चलना चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वो कैसा जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर जा रहा होता है, तो उसे लगता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। यानी मूविंग ऑब्जर्वर, आपने कल के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि मूविंग ऑब्जर्वर जो था उसके विद रिस्पेक्ट में उसे केवल प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ रहा था, और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर था उसको प्योरली मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा था। यानी एक को मैग्नेटिक फोर्स का एग्जिस्टेंस दिखाई पड़ रहा था और दूसरे ऑब्जर्वर को, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा था। कल के वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है, जब उसी डायरेक्शन में मूव करता तो उसे मैग्नेटिक फोर्स का नहीं एहसास होता है, उसे केवल लगता है कि वह इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वह वायर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस ना होकर एक ही टाइप के फोर्सेस हैं। जब रेस्ट में होता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है, और जब मूवमेंट कर रहा होता है तो वो आपको मैग्नेटिक फोर्स दिखाई पड़ता है, और रिलेटिव मूवमेंट होता है तो दोनों ही दिखाई पड़ता है। अगर रिलेटिव मूवमेंट होता है तो दोनों ही आपको एक साथ दिखाई पड़ता है, राइट? तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें चार्ज पार्टिकल चल रहा, जो इसके जो पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता, वो सिंपल अपनी क्या है पोजीशन के 2 और 4 वाइब्रेट करेंगे, तो जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकते हैं। तो जाहिर है कि उनका मोशन जो होता है विद इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो उन पर फोर्स भी नेग्लिजिबल लगता है। तो चार्ज कैरिंग कंडक्टर पर जो भी फोर्स लगता होगा वो किसके कारण लगता होगा? मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। और हर इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो कैसा मोशन करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? वीडी है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वी है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? ई
वी डी क्रॉस बी। अब आप कहोगे कि सर आपने ये माइनस क्यों लगा दिया? ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट? तो ये पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना ही लगेगा। अगर ये तो वेक्टर हो गया, अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम क्या कर लेंगे? माड ले लेंगे। माड ले लेंगे तो ये नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा, ये माड ऑफ वी डी क्रॉस वी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, यानी वायर जो है, वायर में बहने वाली करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा? ई वी डी वी साइन थीटा होगा। क्या हो जाएगा? एफ वी डी वी साइन थीटा, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ई वी डी वी साइन थीटा। कल हमने वो पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से बी इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता हुआ मूवमेंट करता है, तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स, जिसे लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो होता है वो कितना होता है? क्यू वी वी साइन थीटा होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते? क्यू वी क्रॉस बी लिखते। ऐसा कल आपको बताया गया था। अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना लग गया। अब मान लीजिए कि इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? n। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? l है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a है। जब कंडक्टर का लेंथ l है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? a इंटू l। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? a इंटू l। हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम तो आपने यहाँ ले लिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितने हो जाएंगे भाई? टोटल वॉल्यूम ये है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो उस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कह सकते हो n इंटू वी आर n a l। अब हमको पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दिख गए कितने? n a l। और एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है? और इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स ही पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही केवल ऐसा है चार्ज जो कंडक्टर के अंदर मूवमेंट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स या नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। चूंकि यूं वाइब्रेट कर रहा है, तो जाहिर है कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव कुल मिलाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस पर कुछ लगने वाला नहीं है। और इतना कम उसका मोशन होता है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की तुलना में उसे हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं, तो फोर्स भी नेग्लेजिबल ही होगा। चूँकि वो राउंड ट्रिप करता है यूं तो उसका कुछ होना नहीं है। तो जो भी फोर्स लगने वाला है वो किसके कारण लगने वाला है? ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर फ्री यानी जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, तो टोटल कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल हो गया। 1 रुपये के 3 अमरूद, तो 2 रुपये के कितने अमरूद? यानी यूनिटरी मेथड है। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इतना है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? n a l इंटू ई वी डी वी साइन थीटा, यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर
will be equal to the force acting on its free electrons. Total force acting on its free electron. It means force acting on current carrying conductor is given by NaL EVdV sin थीटा, या इसको कह सकते हो NaVd EVL sin थीटा। अगर थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी याद हो तो ये टर्म जो है हमारा I है। NaVdE ये करंट है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जब रिलेशन निकाला गया था तो करंट की वैल्यू यही आई थी। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IVL sin थीटा, where I is equal to NaVdE। कहाँ से? इलेक्ट्रिक करंट के सौजन्य से। कहाँ से हम ले रहे हैं? अपने पिछले चैप्टर से हम इसे साभार ले रहे हैं, भार सहित ले रहे हैं। तो NaVd की जगह पर हमने लिख दिया I। तो ये लगने वाला फोर्स ये हो गया। बट ये अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो फोर्स लग रहा है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यूं लिखा जाएगा ये IL V क्रॉस V IL क्रॉस V। IL क्रॉस V क्या हो जाएगा? IL क्रॉस V, यानी किसी करंट एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स, मतलब करंट एलिमेंट में बहने वाली जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड का जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? वो क्या होगा? न्यूमेरिकली, यानी न्यूमेरिकली और डायरेक्शन के साथ वैल्यू दे देगा मैग्नेटिक फोर्स पर लगने वाले। अब इसको हम लोग देते कैसे हैं? इसके लिए कौन हेल्प करेगा? मैग्नीट्यूड तो हमने ये निकाल लिया। अगर डायरेक्शन की बात आएगी तो चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये किसका है? क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका भाई? करंट में तो डायरेक्शन होती नहीं, यल में भी डायरेक्शन नहीं होती, बट IL मिलकर करंट एलिमेंट बना देता है। करंट डेंसिटी में डायरेक्शन होती है, करंट डेंसिटी में डायरेक्शन होती है। तो छोटा सा एलिमेंट अगर हम ले लेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एरिया होता है तो हम उसे वेक्टर भी ले सकते हैं, राइट? और तमाम चीज़ों को हम एरिया को वेक्टर के रूप में मानकर रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से करंट एलिमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया? IL क्रॉस V। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? A क्रॉस B जब आप निकालते थे तो डेफिनेटली हमने तो वहाँ भी यही बताया था कि आप इसका यूज कर सकते हो। आप मैक्सवेल स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो, राइट? तमाम जहाँ जो भी क्रॉस प्रोडक्ट में आप डायरेक्शन निकालने के लिए यूज कर सकते हो, सारे का प्रयोग यहाँ कर सकते हो। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड में मोस्टली यूज किया जाता है, एक तो रूल ये है, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन में इसको रखें। इसको क्या करें? करंट की डायरेक्शन में रखें। इसको क्या रखें? करंट की डायरेक्शन में। इसको किधर करें? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और ये क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन। ये क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन।
क्लियर? इसके मतलब इसको करंट के डायरेक्शन में रखें, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, तो ये थंब क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर में दे देता है। कुछ प्रॉब्लम्स करवाते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस रूल का आपको अच्छा खासा अभ्यास करना पड़ेगा। यू हैव टू, मतलब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, यूटिलाइज करके देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट सिचुएशन देखते हैं और आपको पूछते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। देखिए ये एक फील्ड दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? क्रॉस फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अगर इक्विडिस्टेंट पे दिखाई दे रहा हो तो इसके मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड यूनिफॉर्म है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, V है। और क्रॉस फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन एट विच इट इज शोन, यानी जिस भी प्लेन में ये दिखाई गई है उस प्लेन से इनवर्ड होगी। इनवर्ड का मतलब यूं नहीं होता है, अगर ये सरफेस है तो अंदर की तरफ, राइट? ये अगर सरफेस है तो अंदर की तरफ, यानी फील्ड की डायरेक्शन अपन को पता हो गई, किधर है, अंदर की तरफ। अब वायर रखते हैं, वायर हमने रख दिया ऐसा, फोर्स की डायरेक्शन क्या कोई बता सकता है? राइट होगा या लेफ्ट होगा? लेफ्ट होगा। देखते हैं करंट की डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इंडेक्स फिंगर को करेंगे, क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को करेंगे। करंट की डायरेक्शन में घुमा देंगे सेंट्रल एंगल के, तो थंब अपने आप थ्रस्ट को दिखाएगा। थंब क्या करेगा, थ्रस्ट को दिखाएगा। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन को हमने पलट दिया, करंट की डायरेक्शन को पलट दिया, करंट की डायरेक्शन को पलट दिया तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में है, यानी इंडेक्स फिंगर को उसी डायरेक्शन में अब भी रखेंगे, लेकिन करंट वाली उंगली को अब अप की बजाय पे क्या करेंगे, डाउनवर्ड कर देंगे, और आपका थंब जो है वो दिख रहा है किधर जा रहा है, राइटवर्ड, यानी फोर्स इधर लगेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि करंट जो है वो अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन यूं दिखाई देगी, यूं दिखाई मतलब ऐसे ऐसे है करंट की डायरेक्शन। अब इसमें भी दो डायरेक्शन हो सकती है, एक इनवर्ड हो सकती है और एक आउटवर्ड हो सकती है। सपोज कीजिए करंट की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है। करंट की डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स किधर है, कल के एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था आपको, ये बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट या चार्ज का मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, चाहे वो उसी डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स नील लगेगा। अगर आप देखना चाहते हैं इस फैक्ट को आप फार्मूले से भी समझ सकते हैं। इस फैक्ट को फार्मूले से समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। देखिए आई है आपके पास, V है, L है, और साइन क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन किसके किसके बीच में लेंगे, करंट की डायरेक्शन, किसी पॉइंट पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, ऐसी कंडीशन में साइन 0 0 हो जाएगा। इट मींस नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, आई तो आई रहेगा, V भी रहेगा, ये सब नॉन जीरो है, साइन पाई हो गया। लेकिन साइन पाई की वैल्यू भी तो 0 होती है, यानी कहने का मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड चाहे एक ही डायरेक्शन में रहें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में रहे, नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। नेट फोर्स का 0 लगना
ये शो करता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज की मूवमेंट होगी, इसका कोई मैटर नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के एलांग हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगने जा रहा है वो जीरो होने जा रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए मूवमेंट यूं हो गया तो कल हमने डेरिवेशन में भी बताया था, तो क्या करेंगे? अगर करंट यूं फ्लो कर रही है, ध्यान से देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स, देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है, आप सीधा इंडेक्स फिंगर को अंदर करिए, इसको इधर करिए, वायर पर देखिए करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगे। ठीक? तो फ्लेमिंग के रूल्स का आप अच्छे से प्रयोग करिए, फ्लेमिंग के रूल्स का अच्छे से प्रयोग करिए, और बार बार इसमें अंगूठे को तोड़िए मोड़िए नहीं, थोड़ा सा घूम जाइए। नहीं पता चला कि इधर जा रहा है, आप पकड़ के इसे मोड़ रहे हैं, मोड़िए नहीं, ज़बरदस्ती मत करिए। नॉर्मली कोई ज़रूरी नहीं वहीं चपका के करिए, थोड़ा दूर ला के करिए, उसी डायरेक्शन में सेट करिए, आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी। क्लियर है? अब एक आर्टिकल और बढ़ा दें, टार्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल डिस्कस कर दें या रहने दें?